ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने आप लोगों में से सारे जो उनसे कभी ना कभी आप लोगों ने अप्लाई करना ही होगा जो गवर्नमेंट की जॉब्स है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो हमेशा ज्यादा ही करते हैं। पाकिस्तान में तो इसी तरह ही होता है। मोस्टली मैं बात करूँ 90% हम जहाँ भी जाएंगे, आप चाहे जितने आपने एमएस किया हुआ है, आपने पीएचडी की भी है, अगर आप प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको उतनी तनख्वाह देते हैं। लेट से 35,000 तक तनख्वाह देते हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अ, उनकी सैलरी होती है तकरीबन 35,000 मैक्सिमम आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देते हैं वो थोड़ा सा, लेकिन करते 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 आप 5-6 साल काम कर रहे हैं, आप करते करते 50,000 तक मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते। मैंने देखा किसी को इससे ज्यादा सैलरी लेते हुए। सो प्राइवेट में ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। आप किसी ऑटिज्म सेंटर में काम कर रहे हैं या आप किसी ड्रग एडिक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं, आपको हमेशा इतनी सैलरी मिलती है। आपको समटाइम्स 25,000 भी वो देते हैं एक बार। इससे ज्यादा नहीं देते वो, इसलिए कि आप लोग को ये भी आप लोग को बहाना बनाया जाता है कि देखिए हमारे पास इतने ज्यादा सारे एप्लीकेंट्स हैं, इतनी सैचुरेटेड एनवायरनमेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हमें इससे ज्यादा सैलरी नहीं देते। विच अगेन इज अ रियली प्रॉब्लम। जो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि आपने इतनी मेहनत की है, इतने सालों आपने काम किया, अ, इतने ज्यादा आपने पैसे लगाए अपनी पढ़ाई पर, लाखों रुपए लगाए पर सेमेस्टर, और उसके बाद आपको सिर्फ 35,000 की तनख्वाह मिलेगी, विच इज रियली अनफेयर। सो विद दैट इन माइंड आप फिर देखते हैं दूसरे आपके पास एक ही ऑप्शन है जाती है डिसेंट होती है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट की जॉब्स फिर आती हैं पीपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू, एस और एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन। आप किसी भी सूबे में हो, एफपीएससी की जो जॉब्स है वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एफपीएससी का ये होता है कि सीट्स कम होती हैं और एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं। सीट्स लेट से लेक्चरर साइकोलॉजी की एंड एक दो आती है सीट्स, इससे ज़्यादा नहीं आती। एक दो आती हैं, 5 आ जाएगी मैक्सिमम किसी एक सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी के लेक्चरर की, और इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब उसमें फिर आप अगर कि आपकी जॉब हो जाती है इन गवर्नमेंट में, सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो आपको फिर अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, यानी कि जो जिससे आपकी डिसेंट डिसेंट लाइफ गुजर जाए। तो बीएस उसमें 17 ग्रेड की जॉब जो सी थी वो आपको मिलती है। आप चाहे लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं, या आप एज अ साइकोलॉजिस्ट आप हायर किए गए हैं, या आप एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हायर किए गए हैं, या आप लेट से किसी कोई भी और फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज हायर की गई है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो फिर बी एस 17 ग्रेड की होती है। जो कि अगर आप देखें, अगर तो ये अलाउंसेस को मिला के इवेंचुअली बन जाती है लाख से ऊपर की सैलरी। तो इसकी सैलरी यानी कि हो जाती है 1 लाख प्लस आपको सैलरी पे मिलती है, जैसे आपकी डिसेंट लाइफ गुजर सकती है। यानी कि इवेंचुअली चांस ये भी होता है कि आपको उसके बाद चंद अरसे जॉब करने के बाद, चंद साल जॉब करने के बाद आपको वो मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी। तो बुढ़ापा भी आपका थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाता है कि आप चलो पेंशन तो आती रहे, विच इज़ अ गुड थिंग। और पाकिस्तान में यही है, पाकिस्तान में इंसाफ फिर गवर्नमेंट ही दे रही है, और फिर प्राइवेट में तो नहीं आपको मिलने लगे सैलरी अच्छी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ आप सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इन्हीं जॉब्स में है, इसकी वजह से सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोशिश ये होती है किसी की ये जॉब हो जाए। अगर आप में से लोग अभी भी कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, तो आप लोग को देखिएगा कि जब आप लोग बीएस कर लेंगे तो आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना होगा जॉब पे, और उनमें में आपने किस तरह सक्सीड करना है, और उसके लिए ये सेशन कि आपने किस तरह इनके पेपर्स को सक्सीड करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे लेक्चरर साइकोलॉजी की। अब हम इस पोस्ट की सबसे पहले बात करेंगे, और इसकी वजह यह है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी पे अप्लाई करते हैं। जहां भी मैंने देखा है, लोगों ने हमेशा सबसे पहले इसी पोस्ट में अप्लाई किया होता है, उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है किसी तरह से लेक्चर साइकोलॉजी बचे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? No, sir, you are audible clearly. Thank you.
ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास पोर्शंस होते हैं जो एफपीएससी की अगर हम देख लें, एफपीएससी इसमें आपके पास पोर्शंस होते हैं। लेट्स से एग्जाम पेपर की डिविजन्स होती हैं, उसमें आपने ये अप्लाई अपने करना होता है। एक होता है सब्जेक्ट का पोर्शन होता है, सब्जेक्ट नंबर वन, ठीक है। और नंबर टू पोर्शन जो है वो होता है जनरल नॉलेज का। और नंबर थ्री पे पोर्शन आता है टीचिंग स्ट्रेटजीज का। अब इसमें जो मोस्टली जो डिवीजन है वो यही होती है कि सब्जेक्ट की जो सी है वो आई थिंक 70% है, और बाकी जो उनसे फिर जनरल नॉलेज और टीचिंग स्ट्रेटजीज की आ जाती है। अब अगर आप देखें जिस किस्म के वो लोग पेपर बनाते हैं उनमें काफी सारे चैप्टर्स होते हैं आपके, जिनमें से वो एक एक एमसीक्यू करके उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और साइकोलॉजी से एक दो एमसीक्यू उन्होंने ले लिया, न्यूरो साइकोलॉजी से एक दो एमसीक्यू ले लिया, सोशल साइकोलॉजी से ले लिया, इसी तरह इंडस्ट्रियल से ले लिया, क्लिनिकल से ले लिया, टेस्टिंग से ले लिया, मोटिवेशन से ले लिए, इमोशन से ले लिए, पर्सनैलिटी से ले लिए। इस तरह हर सब्जेक्ट में से एक एक दो दो एमसीक्यू उन्होंने लिए होते हैं, और वो सारे के सारे इसमें आते हैं फिर एमसीक्यू। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि देखने में पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता। यानी कि पासिंग मार्क्स इनके आई थिंक 40 है, एफपीएस पीपीएससी में तो 40 है, दैट मच इज अ गारंटी। एफपीएससी में भी आई थिंक 40 है। अब मैं ये भी यहाँ पे बताता चलूँ, जो एफपीएससी है इसके अनलिमिटेड चांसेस होते हैं। यानी कि आपने अगर 6 दफा 10 दफा भी पेपर दिया लेक्चर साइकोलॉजी का, तो आप उसके बाद भी और भी पेपर्स दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट पीपीएससी में मैक्सिमम 3 चांसेस होते हैं आपके पास, वो मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अब एफपीएससी में आपके पास अनलिमिटेड चांसेस, आप जितनी मर्जी दफा अप्लाई करें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, नो नो नेगेटिव मार्किंग, विच इज देन अ पॉजिटिव थिंग आ जाती है एफपीएससी में। यानी कि आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको पता है कोई नुकसान नहीं है, अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता आप तो कर लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपका स्कोर भी थोड़ा हाई आता है एज कम्पेयर टू पीपीएससी। अब इसमें लेट से अगर 70% जो होता है, 70 मार्क्स हैं उसके सब्जेक्ट के हैं, 70 मार्क्स अगर हम कर लें सब्जेक्ट के, तो बाकी पोर्शन जो होता है जनरल नॉलेज का भी इसमें आ जाता है। अब आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, कोई सी भी ऐसी बंदी नहीं मिलेगी जिसकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि वो 70 आउट ऑफ 70 सब्जेक्ट 70 मार्क्स ले लेंगे। दिस इज ऑलमोस्ट अ गारंटी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आए। लास्ट टाइम मुझे याद है एक एफपीएससी ने एक प्रेस रिलीज की थी, उसमें जो दो कैंडिडेट्स थे उनके 100% मार्क्स थे अपने सब्जेक्ट्स में, लिटरली 100% सब्जेक्ट में मार्क्स थे और 100/100 मार्क्स थे। लेकिन इंटरव्यू में उन दोनों के मार्क्स जो थे 0 थे, और इससे सबको बड़ा बड़ा शक हुआ कि इन्होंने इतने अच्छा परफॉर्म किया है एमसीक्यू में, बट इंटरव्यू में 0 नंबर है। तो चेक किया तो पता चला कि किसी को इन लोगों ने 10 लाख रुपए दिए थे सीक्रेसी डिपार्टमेंट, और वहां पे उसने इनका असली जो पेपर था वो चेंज करके नकली पेपर लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके फुल मार्क्स आए थे। और वो फिर इन्होंने जो सा एफपीएससी के जो हेड थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और पुलिस में जाके उनकी रिपोर्ट की थी, और इसकी प्रेस रिलीज जो थी एफपीएससी ने रिलीज, ये पिछले 2 महीने पहले की बात है, दिस इज न्यू थिंग। अच्छा, तो उसके अलावा जो जेन्युइन लोग हैं उनमें से किसी की भी ऐसी तैयारी नहीं होती कि उसके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ जाए। तो आपने फिर ये सीट कैसे सिक्योर कर लिया? अब मैं इसमें ये भी बताता चलूं कि काफी लोग जो हैं इसको, चूंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, यानी कोई एफ ग्रेड नहीं है, आप फेल नहीं होते, आपका साल जाया नहीं होता, तो लोग काफी इसको इजी ले रहे होते हैं। लेकिन हालांकि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ योर एंटायर कैरियर। वो इसलिए क्योंकि आपने जब यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं आपके, चलो किसी एक बच्चे के 90% आ रहे हैं, आप कहते हैं चलो मेरे 70% नंबर आ रहे हैं तो मैं तो फिर भी पास हूँ। आप बड़े खुश होते हैं कि चलो 70% नंबर आ रहे हैं। तो दिस इज इन यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल ओके कि आपको 70% मार्क्स आ रहे हैं, आप खुश हैं, इट्स ओके। बट हियर एफपीएससी में अगर आपके 70% मार्क्स आए और आपके जो राइवल है उसके लेट्स सी आ रहे 90% मार्क्स, उसको जॉब मिल जाएगी और आप रह जाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास वो मार्जिन नहीं है कि आप खुश हो जाए कि चलो मेरे ज्यादा नंबर आ गए हैं, लेकिन जॉब नहीं हो सकती। सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, इसलिए ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है।
टेस्ट। इसको इजी कभी भी नहीं लेना कि आप लोग इसको समझें कि चले हम रिलैक्स करके ऐसा ऐसा करके तैयारी करते हैं, इवेंचुअली हम लोग जो उनसे हमारी जॉब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन इज नॉट अगेंस्ट अ सेट नंबर ऑफ मार्क्स। आप कोई 80% मार्क्स लेने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका कंपटीशन दूसरे लोगों के साथ है जो कि बहुत ज्यादा लाइक लोग भी आते हैं इसमें। और जो जिनने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होता है एमसीक्यू में, सिर्फ वो पास हो जाते हैं, वो यानी कि सिलेक्ट हो जाती हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, विच इज द इंटरव्यू। एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के टेस्ट की बात होती है यहाँ पे। आप इफ यू पास एमसीक्यू, इफ यू पास एमसीक्यू टेस्ट, फिर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में भी फिर आपके पास मार्क्स आ जाते हैं, उसमें भी आप लोग के, जिस तरह मिस्टर जफर भी बता रहे थे, वो मार्क्स जज कर रहे थे हर चीज उनसी है। आई थिंक एफपीएससी में 200 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। और फिर उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा अ, इसमें बेटा पास जो उनसे है ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी लुकिंग एट पासिंग मार्क्स इन दिस एग्जाम। पासिंग मार्क्स आई थिंक 40 होते हैं, लेकिन 40 एफपीएससी में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं। जो पीपीएससी है उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 40। अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं तो आप फेल डिक्लेयर होते हैं और आपका एक चांस जाया हो जाता है, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास पास होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप पास, आपके पास हो सकता है 60 आपके नंबर आएंगे, आप नॉर्मली आप कहेंगे कि आप पास हैं। बट आपके जो राइवल्स हैं, आपके साथ वाले और स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर आपसे ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, लेट्स से मेजोरिटी के जो से मेरिट जो है वो क्लोज हुआ है 70 पे और आपके 69 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप रह गए हैं। आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकेंगे, इंटरव्यू तक वो फिर 70 वालों के बुलाए। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि दूसरों के भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप दूसरों के साथ compete कर रहे हैं। दिस इज अ competitive एग्जाम। यहाँ पे आप पास होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू compete विद अदर पीपल। अगर दूसरे लोगों के लेट से 60 मार्क्स आए, आपके 65 है, तो इसका मतलब है आप जो से, और मेरिट क्लोज हुआ 60 पर, तो आप इजीली फिर हम इंटरव्यू के लिए क्लियर हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपको कंपटीशन होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो टॉप के लोग होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए, उनकी जॉब्स होंगी। सो दिस इज अ टफ थिंग, दिस इज अ टफ नट टू क्रैक, दिस इज अ टफ एग्जाम। इसको आप इजीली कभी नहीं ले सकते, ना लेक्चर साइकोलॉजी को, ना क्लिनिकल साइकोलॉजी को, ना चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एग्जाम। दिस इज टफ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप दूसरों से आगे बढ़ सकें। अच्छा, फिर आपने इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू के बाद आपके मार्क्स आते हैं, के बारे में जाते हैं, इसमें भी मार्क्स होते हैं। मार्क्स होते हैं आई थिंक 200 मार्क्स हैं एफपीएससी में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, 70 मार्क्स आके आपके सब्जेक्ट में किसी की भी, किसी को कोई भी बंदा आपको नजर नहीं आएगा जिसकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि उसके 70 आउट ऑफ 70 नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट, कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। सो इन दिस केस आपने फिर क्या करना होता है, दूसरे पोर्शन होते हैं उनकी भी तैयारी करनी होती है। जनरल नॉलेज की तैयारी जरूरी है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज की तैयारी जरूरी है। द क्वेश्चन themselves will not be very hard, यानी कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप लोग कहेंगे सारी उम्र में अब यार ये पूरा साल मैं जीके पे लगा दूं। बट जीके की तैयारी जरूरी है, क्योंकि ताकि आपकी जो कमी रह रही है सब्जेक्ट के मार्क्स में, वो फिर जीके के मार्क्स से पूरी हो जाए। अब जीके में जिस तरह लास्ट टाइम में बीपीएससी का जो पेपर आया था साइकोलॉजिस्ट का, उसमें था कि फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने बनाई थी, फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क किसने बनाई थी, हु किसने बनाई थी, चलिए मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर था एच बी एल। देयर वाज अ कंपनी, मेरा नाम मेरे जहन से निकल रहा, आईबीएम था जिसने सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई थी। सिर्फ 5 मेगाबाइट्स की हार्ड हार्ड ड्राइव थी वो, और वो पूरे कमरे जितनी बड़ी थी। अगर आपको उसकी नजर आ रही है तो हम देखते हैं आईबीएम फर्स्ट हार्ड ड्राइव। ये ये देखिए, इतनी बड़ी जो हार्ड ड्राइव थी ना, ये आपके सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये वाली पिक्चर देख लेते हैं। नजर आ रही है पिक्चर के, नहीं नजर, ये लोड हो जाती है। ये पिक्चर आपको राइट साइड पे नजर आ रही है।
इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव थी उस जमाने में, दिस वाज द फर्स्ट हार्ड ड्राइव। तो इस किस्म के जो से सिंपल क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एफपीएससी के एग्जाम। अब इसलिए आपको बहुत जरूरी है प्रिपेयर करना जनरल नॉलेज के एरिया। अब जनरल नॉलेज के एरिया में आ जाते हैं हमारे पास, जनरल नॉलेज का अब हम सिलेबस देख लेते हैं कहाँ से आता है। जनरल नॉलेज में आ जाता है अ, अच्छा उससे पहले मुझे बताएं आप लोग कितने लोग हैं जिन्होंने एफपीएससी या किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का भी पेपर देना है, अप्लाई किया हुआ है और पेपर देना है? वो लोग मुझे यहाँ पे टाइप करके बता दें या मुझे माइक पे अनम्यूट करके बता दें। अ, हाँ, अब हमारे पास आ जाती हैं जो कि जीके का पोर्शन है उसमें आ जाती है एवरीडे साइंस आ जाती है, इस्लामियात आ जाती है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा सर अभी बीएस लास्ट सेमेस्टर कर रही हूँ, होप सो प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ पीएससी की। हाँ, हाँ डेफिनेटली। एंड आई डू होप जुनैरा कि आपका जो सा है, हो जाएगा जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करेंगे। चलो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा होता है वहाँ पे पहुंच जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, एवरीडे साइंस आ जाती है नंबर वन, इस्लामियात आ जाती है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाता है। इसके अलावा उर्दू आती है और जनरल नॉलेज आ जाता है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जिनमें से आपका पेपर आएगा। ठीक है, और ज्योग्राफी भी आती है, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है ना दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से फिर इंटरव्यू का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो फिर ज्योग्राफी होता है। इंटरव्यू में बहुत काफी दफा पूछ लेते हैं तो ज्योग्राफी के बारे में, तो बताओगे कितने दरिया बहते हैं सिंध से, पंजाब से फॉर एग्जांपल। सो ज्योग्राफी जो पाकिस्तान के, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बट यू शुड प्रिपेयर फॉर अदर ज्योग्राफी एज वेल, लाइक सारे डेजर्ट्स, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है वो मैं अभी बता दूं। अच्छा, ठीक है, तो अब इसमें से जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसको कहते हैं पेडागोगी, पेडागोगी, पेडागोगी। ये वाला वर्ड जो है ना ये यूज हुआ होगा एफपीएससी के जो आती हैं एडवर्टीजमेंट्स उनमें ये वर्ड यूज हुआ होगा, पेडागोगी। ठीक है, इनको कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज। सर मैं डिप्लोमा कर रही क्लिनिकल साइकोलॉजी में, लास्ट सेमेस्टर है मेरी और मुझे आगे आगे क्या करना है, सर किधर अप्लाई करूँ? बेटा देखिए, प्रॉब्लम जो है ना एक हमारी जो सोसाइटी है ना उसका लिटरली प्रॉब्लम ये है कि इतने ज्यादा सारे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने एमएस की हुई है, एडीसीपी किया हुआ है, और वो जॉबलेस है, और वो सारे के सारे अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट जॉब्स में। हर जॉब्स में आपको काफी बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली लड़कियों में साइकोलॉजी में तो बहुत कंपटीशन। सो विद दैट इन माइंड हमारे पास अब स्टूडेंट्स आके ये पूछ रहे होते हैं कि कहाँ पे सर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, किस जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो आप ये जरूर देख लें कि कंपटीशन इतना सख्त है कि यानी कि इट इज नॉट लाइक कि आप अप्लाई करेंगे और जॉब यू विल गेट द जॉब इजीली, आपके पास वो बैठे होंगे कि चलो आपने अप्लाई किया आप ये जॉब ले लो। इतना ज्यादा कंपटीशन है, यू विल हैव टू compete a lot, you will have to work very hard to get a job। तो हर जगह पे अप्लाई करें, किसी एक जगह पे अप्लाई ना करें, हर जगह पे अप्लाई करें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें, जहाँ भी अल्लाह ने आपको दे दी जॉब वहाँ हो जाएगी। ऐसा है यहाँ पे। इसलिए इसी तरह हमारे साथ यूनिवर्सिटी में लोग पूछ रहे होते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आई मीन लिटरली दिस इज व्हाट देयर आस्किंग। आप जब आप एमएस लेवल पे या डीसीपी लेवल पे जाके देखें, वो टेस्ट ले रहे होते हैं, आपसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो लोग जैसे बीएस लेवल में होता है या एफएससी में होता है कि वो बैठे होंगे कि चलो हमारे पास आके पढ़ लो। इस तरह नहीं है। यू विल हैव टू compete to get the seat and competition is very hard in both universities and in jobs। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मत करें कि भाई कौन किधर अप्लाई करूं या कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हर जगह अप्लाई करें, जहां भी अल्लाह ने दे दिया, दैट इज बेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब
ये सारे जो से एरियाज हैं इनमें से फिर हम लोग जो सा पेपर आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पीपीएससी की तरफ, विच इज एंटरटेनिंग। मुझे तो काफी एंटरटेनिंग लगता है पीपीएससी जो सा, क्योंकि आई ऑलवेज एंजॉय पीपीएससी एग्जाम्स। काफी एंटरटेनिंग होते हैं, काफी आपको मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है इनको पास करने के लिए, कंपटीशन बहुत टफ होता है। अब पीपीएससी में लेक्चरर साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी फिर आपका वो आ जाता है, सब्जेक्ट पोर्शन आ जाता है, और सिर्फ फिर जो होता है इसमें वो टीचिंग स्ट्रेटेजी वाला पेडागोगी का पोर्शन नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट आता है और जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है, जिसमें उर्दू भी होती है, ठीक है। उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कुछ भी पूछ लेते हैं, मैथ भी होता है, मैथ का पोर्शन भी होता है। लेकिन वो बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज से मुराद है जो कि आपने पहले 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा। लेट्स से 12 तक ना जाए, 10 तक चले जाए, 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा होगा, जो आपको अब तक भूल चुका होगा, वो नॉलेज जो हमसे वो आता है क्या कहते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसके लिए भी प्रिपेयर करें, ताकि आप दूसरों से ज्यादा एक्सीड कर सकें। अच्छा, एक स्टोरी में सुना तो मैंने कितनी दफा देखा है, लोग जो उनसे सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह जाते हैं इन बीपीएससी। लास्ट टाइम किसी का मैंने देखा था 61 पे क्लोज हुआ था मेरिट। ये था मेरा ख्याल है, आई थिंक चाइल्ड साइकोलॉजी का था, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट का था पेपर। 61 पे मेरिट क्लोज हुआ है, और एक बंदे के मैंने देखे थे 60.5 मार्क्स, लिटरली 0.5 मार्क्स से वो रह गया था। दिस वाज क्योंकि जो पीपीएससी वाले अपने मार्क्स दिखाते हैं, तो 6.5, 60.5 पे वो जो उनसे उसका नंबर 60.5 थे, 0.61 जो था मेरिट पे क्लोज हो गया था, और 61 से ऊपर वालों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सो विद दैट इन माइंड, इतना शदीद जब कंपटीशन होता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज एज वेल, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और काफी सारी पोस्ट होती है जिनमें आपको लेट से, जिस तरह आजकल की आई हुई थी कॉर्पोरल की पोस्ट आई हुई है, उनमें होता ही जनरल नॉलेज है, उनमें फिर साइकोलॉजी नहीं पूछते, ठीक है। उनमें सिर्फ जनरल नॉलेज का ही पोर्शन होता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज, इसके अलावा कोई ऑप्शन। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की आई हुई थी, इंटेलिजेंस ऑफिसर की आई हुई थी जॉब्स की, जिसमें हर बंदा, हर सब्जेक्ट का बंदा एलिजिबल होता है, और उसमें भी जो है वो जनरल नॉलेज का ही पोर्शन होता है, इसके अलावा पोर्शन ही नहीं आता किसी चीज का। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज नो मैटर विच पोस्ट यू अप्लाई फॉर, ताकि आप इस कैटेगरी में ना आए, 0.5 नंबरों से रह ना जाए, आपके 0.5 से ऊपर ही आए नंबर मेरिट के अंदर ही आप अच्छा। इसके बाद लेट से आपने एमसीक्यू टेस्ट पास कर लिया, फिर वो जैसे डॉक्टर जफर भी बता रहे थे कि आप जाते हैं इंटरव्यू की तरफ, इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, उसमें फिर हर चीज जो हमसे है वो मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है। आपकी लुक्स, ठीक है, इंटरव्यू की मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरव्यू से मैटर क्या करता है, आपकी लुक्स, यानी कि आपके कपड़े कौन से पहने हुए हैं। लड़कियों का मुझे नहीं पता, बट बहरहाल मैं बॉयज का मैं बता देता हूँ कि आपने या तो शलवार कमीज, कमीज और ऊपर वेस्ट कोट होना चाहिए, वेस्ट कोट होना चाहिए, ठीक है। या आपने पैंट कोट पहना हुआ है और साथ टाई लगा के। और इसमें फिर सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग आउट होती है, आपके लुक्स के, आप किस तरह का क्या आपके लुक्स है। नंबर 2 आपकी मैनर्स, कि आप किस तरह किस तरह आप एंटर हुए हैं रूम में, आपने सबको सलाम किया नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल। सारे मैनर्स जो है सारे काउंट करते हैं, हर चीज आपकी काउंट हो रही होती है इंटरव्यू, ठीक है। आपका फिर इसके बाद वो फिर आ जाता है नॉलेज, वो आप चेक करते हैं, नॉलेज आपको चेक करते हैं। अब इसमें भी ये आपने नोट करना है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको पूरी पूरी साइकोलॉजी आती हो, कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलती हर बंदे से हो जाती है। सो विद दैट इन माइंड, अगर उन्होंने क्वेश्चन 6 पूछे, उनमें से आपको एक दो का सवाल नहीं आता, उसमें आपने फिर अगर क्वेश्चन नहीं आता तो, ठीक है, अगर आंसर नहीं आता तो, आंसर नहीं आता, इसमें फिर आपने सॉरी बोल देना, ठीक है। जस्ट से सॉरी कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि सर आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो मुझे नहीं आता, उससे थोड़े लेवल का मुझसे पूछ,
उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं एक अच्छा मुलाजिम बनूंगा, ठीक है? मैं एक अच्छा मुलाजिम बनूंगा और मैं आपका जो काम है वो पूरे तरह से करने की कोशिश करूंगा। आप ये नहीं दिखा रहे कि किसका सबसे ज्यादा नॉलेज है। एक बंदे ने गया था और उसने सारे के सारे सवाल जो थे उनका जवाब सही दिया था इंटरव्यू में, और उसके बावजूद उसको नहीं रखा। सोचिए सारी चीजें काउंट करती हैं, ठीक है? तो आपने फिर इसके बाद जो उनसे फिर फाइनल मेरिट बनता है, और उसमें वो फिर इंटरव्यू प्लस एमसीक्यू के मार्क्स, एमसीक्यू प्लस प्रीवियस एजुकेशनल कर रहे हैं, एजुकेशनल, यस, इन सब को मिला के जो मार्क्स बनते हैं उसकी बेस पर फिर मेरिट बनता है कि किसको लगता है और किसको नहीं। आ, अब समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि ये सारा जो उनसे धोखाबाजी है, लोग सिफारिश से करा लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिस तरह पीपीएससी, एमपीएससी, सिफारिश से जो उनकी जॉब लोगों ने अटेम्प्ट की होगी डेफिनेटली, लेकिन सिफारिश वाली बात मुझे नहीं पता है। आपको चाहिए कि आप यानी कि इस पे फोकस करें कि हमने क्या करना है, किस तरह हम लोग इसको पास कर सकते हैं, सिफारिश वगैरह रहने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन पोर्शन है जो हमने प्रिपेयर करना है। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात। अब ये जीके की पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिलेबस होता है फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अ, जो अब्बासिद कैलिफेट थी वहां तक। ठीक है, अब इसमें आपने जो है बेसिक तैयार करना होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जो है तैयार करें। फॉर एग्जांपल, ये नहीं है कि जिस तरह हजरत आयशा ने 2210 जो कोट की है अहादीस, मुझे नहीं पूछेंगे चलो बताओ हजरत आयशा ने जो 2000 हदीस कोट की थी 2000 थे नंबर वाली, वो हमें हदीस सुनाओ। इस तरह नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर द बेसिक्स, यानी कि हमारा गजवा ओहद कब हुई थी, गजवा खंदक कब हुई थी, गजवा मोता कब हुई थी, इस तरह की चीजें जो उनसे बेसिक चीजें वो आपने प्रिपेयर करनी है। इसी तरह जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सारे जो अम्बिया हैं उनकी मेजर वाकयात आपको आने चाहिए कि वो क्या वाकयात हुए थे उनकी जिंदगी में, मेजर वाकयात। और उसके साथ जो सा था इनकी क्या इनको क्या लकब दिया जाता है प्रॉफिट से केस में, इनका क्या लकब है। प्रॉफिट्स हम लोग बात कर रहे थे डिस्कनेक्ट होने से पहले। प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स के लकब आने चाहिए, उनके मेजर वाकयात जो होती हैं उनकी जिंदगी में वो आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनको हम लोग कहते हैं आदम सानी अजवल, आदम सानी अजवल, ये इनका लकब है। अ, इसके अलावा काफी सारे जो अम्बिया हैं इनके हमारे जो लकब है वो हमें आने चाहिए, मेजर वाकयात आने चाहिए। करते 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 फिर हम आ जाते हैं हमारे प्यारे नबी के जमाने में। वहां से फिर हम स्टार्ट करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आते हैं फ्रॉम बिफोर हिज बर्थ। एक्चुअली उनकी स्टोरी जो है वो उनकी पैदाइश से थोड़ा पहले से स्टार्ट होती है, जब फील का वाकया हुआ था, जब जब वो बादशाह अपने हाथी और अपने 60,000 की फौज लेके आ गया था, और अल्लाह ताला ने फिर एक परिंदा भेजा जिसके जरिए से फिर एक पूरे लश्कर को तबाह कर दिया गया था। वहां से लेके हमारे प्यारे नबी की फिर जो सिलेबस है एग्जाम का वो स्टार्ट होता है, और वहां से करते 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 फिर हमारे प्यारे नबी की डेथ तक जाता है। तो 570 ये क्वेश्चन काफी दफा पूछ लेता कि हमारे पहले वाले तो काफी दफा वो एग्जाम में ये पूछता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई। अब पैदाइश हो गई, उससे उसके बाद सारे जो उनसे वाकयात थे उनकी जिंदगी के, वो वाकयात हो गए, और उसके बाद जो है इनकी हिजरत मदीना कब हुई थी, और उसके बाद के सारे वाकयात और करते 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 इनके डेथ तक जो है वो सारा हमारे किस्से सिलेबस है। उसके बाद आफ्टर दैट हमारे पास आ जाते हैं
करबला का वाकया आ जाता है, और उसके बाद करते 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 फिर जो सी अब्बासिद कैलिफेट जो सी वहां तक जा सारा के सारा जो सा वाकया जाता है। इस अब तक जो मैंने बताया उसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले। सर स्लाइड्स मिल जाएंगी? ये स्लाइड्स नहीं है, मैंने वर्ड पे लिखा है जो भी लिखा, मैं आपको दे दूंगा, आपको चाहिए। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप कोई दे रहे हैं एग्जाम पीपीएससी या एफपीएससी का, तो प्रिपेयर कर रहे हैं? जी सर। कौन सा? अच्छा, इसके अलावा हम लोग इस्लामियात, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में हमारे पास आ जाते हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, रेंजेस, रिवर्स, डेजर्ट्स, और इसके अलावा जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो हिस्ट्री है दुनिया की, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। ये सारी चीजें जो चीज जो ज्योग्राफी में आती हैं, ये पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है ऑन द ईस्ट साइड, और अफगानिस्तान का वेस्ट साइड, और साउथ वेस्ट जो है वो ईरान के साथ लगता है। ठीक है। अब ज्योग्राफी के बाद हम आ जाते हैं, ज्योग्राफी में सिर्फ पाकिस्तान का नहीं करना है, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आप लोगों ने सारी पूरी दुनिया की वो भी करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा था? सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट हमें जैसे पता है कि सहारा डेजर्ट है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपने नोट करनी है, जो इसको पास करने का तरीका है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। दो चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है हर चीज़ के बारे में, एक फर्स्ट टाइम, या लार्जेस्ट कह लें हम उन्हें, या लार्जेस्ट, या अर्लीस्ट कह लें, और उसके बाद लास्ट टाइम, यानी कि करंट जो टाइम है उसमें क्या हुआ। ये जो दो चीजें हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट टाइम, जन के लार्जेस्ट हम कर लें अगर, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा था, सबसे बड़ा दुनिया का ग्लेशियर कौन सा है, सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी, सबसे बड़ी माउंटेन्स कौन सी हैं। जिस तरह हमें पता है कि हिमालय रेंज जो सी है वो सबसे बड़ी रेंज है। उसके साथ उसमें आता है माउंट एवरेस्ट आती है, केटू आती है जो कि सबसे बड़ी, उनको उनकी हाइट जो सी है वो आपको आनी चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आ जाता है। ये आपने सबसे ज्यादा नोटिस करना है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, या लार्जेस्ट कोई चीज क्या थी। इसके अलावा जो सबसे उसका फेवरेट क्वेश्चन है वो है नेटो के मेंबर कंट्री कितने हैं, और ईयू के मेंबर कंट्री कितने हैं। ये भी आपको हमेशा याद होने चाहिए, इसमें से एक ना एक सवाल वो लाजमी पूछना है। ठीक है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं मैथ पे। मैथ में भी बेसिक जो फॉर्मूलाज है, बेसिक चीजें हैं वो आएंगी, नाइन्थ टेंथ क्लास का जिस तरह मैथ होता है वो आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स कि आपसे लेट्स से डेरिवेटिव्स पूछ लें, इंटीग्रेशन पूछ लें, ये चीजें नहीं आएंगी। बेसिक चीजें जो होती है, बेसिक फार्मूलाज वो आपको आने चाहिए, उनमें से सारे आएगा। लेकिन इसको इजी नहीं लेना आगे, जो आप इसके पास पेपर्स हैं वो उनको देख लो, तो उनमें से भी तैयारी कर लें। आप देखेंगे इट इज नॉट वेरी इजी इधर, मुश्किल है। इजी यानी कि लेट्स से मैट्रिक या टेंथ तक का जो है वो है, लेकिन इट इज नॉट वेरी इजी इधर। ठीक है। अब इसमें मेरे जहन से निकल गई, यहाँ पे था एक सेकंड।
ये अब तक जो मैंने बताया उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा हाँ, अब आपने, मैं बताऊंगा कि आपने एग्जाम के लिए तैयारी किस तरह करनी है, ठीक है। सर बेसिक मैथ में क्या क्या आता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अलावा बेसिक्स क्या आ सकते हैं? बेसिक जस्ट लाइक नॉलेज। रेशो, डिस्काउंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, etc. हाँ मुझे एक सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रोपोर्शंस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, ज़कात। इसके अलावा एक मिनट को, मेरे पास दो तीन लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो मैं लिख के फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसकी असल में 12 है, वो आती है। इसके अलावा मेरे जहन से निकल गया उसके नाम। मैं ग्रुप में ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, सर थैंक परसेंटेज, नो प्रॉब्लम, ये सारा फ्री का है, ठीक है। इसकी सारी जो प्रिपरेशन की मैं क्लासेस रखूंगा वो भी सारी की सारी फ्री होगी। जिसने भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है वो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट चला, कोई इसमें नहीं, पैसे तो नहीं होंगे चला। परसेंटेज आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, इसी तरह एक और है, वो भी मैं लिख दूंगा सारे। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री। और उसके बाद हम जाएंगे प्रिपरेशन किस तरह करनी। सर पेडागोजी क्या होता है? पेडागोगी टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेडागोगी ये आएंगे सिर्फ एफपीएससी में आते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड्स क्या है, टीचिंग टीचिंग मेथड्स वुड बी द बेस्ट मेथड्स टू डिस्क्राइब इट। यानी क्लासरूम की मैनेजमेंट किस तरह करनी है आपने, क्लासरूम में पढ़ाना किस तरह है, ये सिलेबस है इसका। इसकी बुक सर मिलती है, क्रक्स ऑफ एजुकेशन। हाँ बोला। ये पीपीएससी में आता है कि पीएससी में? पेडागोगी का पोर्शन सिर्फ एफपीएससी में है। आप साइकोलॉजी की बात और कर रहे हैं ना। ये टीचिंग मेथड्स होते हैं इसमें, ये बेसिक्स क्या? हाँ एग्जैक्टली, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड्स, ये सारा कुछ पेडागोगी के अंदर आता ओके। है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें आ जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी कि जो मेजर सिविलाइजेशन है, पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, फर्स्ट सिविलाइजेशन, उसके बारे में पता होना चाहिए। रोमन सिविलाइजेशन थोड़ा बहुत पूछ लेता है, यानी कि अगर हम कर ले तो रोमन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आई वुड से रोमन इम्पोर्टेंट है। सिविलाइजेशन कौन सी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। और इसी तरह फिर जो मेजर सिविलाइजेशन है थोड़ा बहुत उनका पता होना चाहिए, स्टार्ट कब हुई थी, एंड कब हुई थी। यानी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी इन हिस्ट्री, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है उनको बेशक वो डिटेल में जाए, बट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो बस कर देगा, इससे ज्यादा नहीं करनी। अब मैं बताऊंगा प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है इसकी, ठीक है। इसको सेंटर में ले जाता हूँ। प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है। अच्छा, आप चाहें तो मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जो फ्री की क्लासेस हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्तियाज शाहिद की बुक होती है, पास पेपर्स ऑफ पीपीएससी एमपी एफपीएससी। इम्तियाज शाहिद की जो बुक है, की बुक ऑफ पास पेपर्स, ठीक है। ये दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ये आपने करने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस्म के पेपर्स, किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। आप इसके अलावा आपके पास नंबर टू जो ऑनलाइन साइट्स हैं, उनमें काफी सारे एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के, लेकिन होने चाहिए। आई थिंक अगर आपने यूनिवर्सिटी की हुई है तो 1000, 1100 या 1200 या 1500 मैक्सिमम की मिलती है। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं दराज से। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे 1500 लगे थे। तो 1500 आई डोंट थिंक इज अ लॉट ऑफ मनी, यू नो। सो अगर 1500 हो गई आपके पास तो ये बुक जरूर खरीद लें, इम्तियाज शाहिद वाली। उसके अलावा ऑनलाइन साइट्स जो सी हैं जिनमें एमसीक्यूज, एमसीक्यूज की साइट्स, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर वन उसमें आ जाता है
पाक एमसीक्यूज, ठीक है। पाक एमसीक्यूज, एग्जाम रेडर, एमसीक्यू प्लानट। ये साइट्स अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? अब हम ओपन करते हैं, हम देख लेते हैं। पाक एमसीक्यू नजर आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है ना? पाक एमसीक्यूज की साइट जो है, जी सर आ रही है। ठीक जी है। सर आ रही है। एक ये साइट है जो कि सबसे बड़ा सोर्स है। ये सबसे बड़ा सोर्स एमसीक्यू का भी है, और ये सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से पीपीएससी एफपीएससी वाले क्वेश्चंस उठाते हैं। आप मोस्टली पेपर्स देखिए, उनमें कहीं ना कहीं से जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से उन्होंने लाजमी उठाए हुए होंगे। इस वेबसाइट से, इस वेबसाइट के जो से क्वेश्चन जहाँ पे थे एमसीक्यू के। किसी ने पहले क्वेश्चन। अब इसमें जो सा है, एक आप अगर सिलेक्ट सर्च कर लें, यहाँ पे आप सबसे पहले आए होम पे चले जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते लें साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। रिजल्ट फॉर साइकोलॉजी, एक सेकंड। ये साइकोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स के अंदर है साइकोलॉजी एमसीक्यूज, ठीक है। इस पे क्लिक करें। अगर सिर्फ साइकोलॉजी की तैयारी करनी है तो ये सारी साइकोलॉजी की जो से देखें सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सारे एब्सोल्यूट किसी के बारे में भी आप देख सकते हैं। जिस तरह मैं जाता हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में गया, ये सारे एमसीक्यूज उसके जमा किए हुए हैं, 6 पेजेस है। अ, ये काफी सारे एमसीक्यू जमा किए हुए हैं। आप ये सारे एमसीक्यू एक एक करके करते जाएं, और इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं साइकोलॉजी के एमसीक्यू, ठीक है। दिस इज फॉर साइकोलॉजी सब्जेक्ट ओनली। अब हम आ जाते हैं जीके के पोर्शन, जनरल नॉलेज के पोर्शन पे। उसमें ये आ जाता है इंग्लिश के एमसीक्यूज, और इंग्लिश जो उनसे मैं इसमें लिखना ही भूल गया। मेरी चलो कुछ नहीं। इसमें इंग्लिश जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश भी बेसिक इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आ जाता है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। टेंसेस आपको लाजमी आने चाहिए, क्योंकि टेंसेस के जरिए फिर आप जो उनसे जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। टेंसेस लाजमी सीखने हैं आपको। टेंसेस आ गए, उसके बाद आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, इसको करेक्ट किस तरह करना है नरेशन को, वो आ जाती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाता है। और इस ये सारा जो सा पोर्शन इसका इंग्लिश का वो जनरल नॉलेज में इंक्लूडेड होता है। अब यहाँ पे हम इंग्लिश के एमसीक्यूज में जाएं, देखिए एंटोनिम्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना? एंटोनिम एमसीक्यूज, सिनोनिम एमसीक्यूज। तो आप इससे जो सी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे कि पेपर पे कहीं ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल इस वेबसाइट से जरूर उठा है। दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर एफपीएससी एमपीएससी। अच्छा, जो सबसे टफ पेपर होता है ना इनमें से, वो मैंने जो देखा आज तक, वो पीपीएससी का होता है। इट्स नॉट एफपीएससी और एनटीएस का, फिर भी थोड़ा लीनियंट होता है। सबसे टफ जो होता है पीपीएससी का पेपर होता है। इस चीज को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैथ के एमसीक्यूज भी आप नहीं, लेकिन ये जो है ये थोड़े वो वाले हैं जिन्होंने एमएससी मैथ की भी, उनकी मैथ को छोड़। पाकिस्तान करंट अफेयर्स आ गए। करंट अफेयर्स आपको करनी पड़ेगी। जैसे आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई हुई है इंटेलिजेंस, उसमें करंट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पाक स्टडीज में हम आ जाए। पाक स्टडी का जो सिलेबस है वो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, पाक स्टडीज, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है 18 लेट्स से सर सैयद अहमद खान की जिंदगी से। वो पहले 1857 से पहले हुए थे, ठीक है, पैदा हुए थे। तो उनकी जिंदगी से लेकर जो आजकल की जिंदगी है, फ्रॉम दिस लाइफ टू 2024, ठीक है, जो पाकिस्तान में जो भी इवेंट्स हैं, दिस दिस इज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान स्टडीज। सर सैयद अहमद खान हो गए। उन्होंने क्या एक्टिविटीज की अपनी जिंदगी में? उसके अलावा मौलाना नहीं, उसके अलावा कायद आजम आप कर लें। कायद आजम ने कब ज्वाइन की? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन,
ये सारे जो से मिशन हैं ये सारे आप याद कर लें। ये सारा कुछ जो बेसिक बेसिक है ये सारे याद होने चाहिए क्या हुआ था इनमें, खिलाफत मूवमेंट। और करते 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 आप आजकल के जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने गुजरे हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स कौन से गुजरे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ जो उनसे पाकिस्तान स्टडीज में आते हैं। हमारी जंगें कौन सी होती, तो इसके जो उनसे एमसीक्यूज है वो भी आप इधर जाके कर सकते हैं। पाक स्टडी एमसीक्यूज, ठीक है। पाक स्टडीज एमसीक्यूज हो गए, इस्लामिक स्टडीज भी इसी तरह ही है। इस्लामिक स्टडीज थोड़ा शॉर्ट, 150 पेजेस है, इसके एमसीक्यूज आ गए आपके पास। इसके अलावा एवरीडे साइंस, दिस इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। एवरीडे साइंस में आपका आ जाता है, लेट्स से आपके जो आप चिप्स खाते हैं लेस, लेस के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, ये क्वेश्चन लिटरली आया हुआ है। और ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपकी जो सी ट्यूब लाइट है इसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। आउटर मोस्ट सोलर प्लैनेट कौन सा, हमें पता है कि जो सा प्लूटो था वो उसको एलिमिनेट कर दिया, नेपच्यून आउटर मोस्ट सोलर प्लैनेट जो सा हमारा। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन जो सा मरकरी, लेकिन क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ कौन सा है, क्या किसी को पता है इसका आंसर, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ कौन सा है। हमारी जमीन से सबसे करीबी कौन सा प्लैनेट है। इट इज एक्चुअली मरकरी, इट्स नॉट मार्स। सो ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे आपको आने चाहिए, ये सारे वो पूछता है इसमें। पेडागोगी के एमसीक्यूज भी हैं यहाँ पे, उर्दू के एमसीक्यूज भी हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, कंप्यूटर में भी बेसिक चीजें जो होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो सी है, जैसे पावर ऑन करते हैं उसके बाद से सारे प्रोसेस जब तक कि वो अपना डाटा सारा प्रोसेस किस तरह करता है, ये सारा कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे ये लिखा हुआ है फादर ऑफ इंटरनेट कौन सा, विंसेंट चर्चिल, ये सारा आपको आना चाहिए, ये सारा कुछ इसके सिलेबस में इंक्लूड करता है। अब अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर लें उसमें थोड़ा और भी बेसिक होगा, इट विल नॉट बी वेरी टफ। लेकिन अगर आपने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है फिर आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज करने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे एमसीक्यूज से कहीं ना कहीं से वो लाजमी उठा लें। इसके अलावा मैंने बात की थी एग्जाम वेटा की, ये एग्जाम वेट है, इसमें भी आपके जो से सारे क्वेश्चन जो से करंट अफेयर्स आ गए, जीके आ गए, कंप्यूटर आ गया, ये सारे क्वेश्चन के एमसीक्यूज इसमें लिखे हुए होते हैं। करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक ये है, और इसके अलावा लास्ट आ गया एमसीक्यू प्लानिंग, एमसीक्यू प्लानिंग, ठीक है। अब इसमें ये सारे एमसीक्यूज देखे सारे लिखे हुए, ये आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाता है। तो फिर फाइनली आप प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। अ, एक इम्तियाज शाहिद की बुक जो सी है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपके पास होनी चाहिए। वो आपके जो 2023 से लेकर 2021 के पेपर्स हैं वो सारे आपको लाजमी आने चाहिए उसमें से। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन 3 साइट्स आपको बताई हैं, ये आप यूज कर सकते हैं जीके के जीके एज वेल एज साइकोलॉजी के पोर्शन के लिए तैयारी करने के लिए। जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, एक वेब से एक ऐप भी मिलती है, उसका नाम है साइकोलॉजी एमसीक्यूज। उसमें भी यही होते हैं जो एमसीक्यू, पाक एमसीक्यू वाले जो एमसीक्यूज हैं वही होते हैं। ये आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें तकरीबन 1000 एमसीक्यूज हैं। अब लास्टली आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है बट टू वर्क हार्ड। एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे दिन में देने चाहिए, लाजमी 3 to 4 आवर्स पढ़ाई को, जिसके बाद आप इसमें पास हो सकते हैं। अगर आपने मेहनत की होगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने चाहा जरूर कामयाब हो। लेकिन अब लेट से यूनिवर्सिटी के बाद अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पास हो जाए तो आप खुश हो जाए, चलो हम पास हो गए, अब अगली स्टेज में हम जाते हैं। अब आपने दूसरे लोगों के साथ compete करना है, आपके मार्क्स दूसरों से कितने ज्यादा ये मैटर करते हैं, ठीक है। अब से आप अगर आप टॉप वाले मेरिट पे आ रहे होंगे तब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू में भी टॉप मेरिट पे आ रहे हैं तब आपकी जॉब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। पुरानी वाली चीजें छोड़ दें। इसके अलावा मैंने जो प्रिपरेशन करानी है वो फिर इसी तरह ही पाक एमसीक्यूज, यानी कि जो करंट अफेयर्स है वो हमने करनी है, मैथ करना है, मैथ में करवाऊंगा, इंग्लिश करवाऊंगा, ठीक है, जो मैं करवाऊंगा, मैथ, इंग्लिश,
पार्क स्टडीज, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा जियोग्राफी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। और पॉसिबली एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स में, बट इन पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा मैं। जिसने मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है तो ये सब्जेक्ट्स में करवाऊंगा, तो वो मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह मैं सारी इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग की जॉब्स हो जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर थैंक यू सो मच, बड़ा यूजफुल सेशन था आपका। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी हमें ग्रुप में? मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया और ये अभी 1-2 घंटे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जज़ाक। एंड आई डू होप कि आपकी जॉब, आप लोगों की जॉब भी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम सारे लोग एट द एंड ऑफ द डे हम सारे लोग ये सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जॉब हो जाए अच्छी, इतनी ऐसी जॉब हो कि हमारी थोड़ी पीसफुल जिंदगी गुजर जाए, थोड़ी लेट्स इजी लाइफ गुजर जाए, तनख्वाह में मिलती है। क्योंकि प्राइवेट वाले तो जैसे मैंने ऊपर बताया, उन्होंने तो यही वाले हाल रखे हुए हैं, थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं वो लोग, जिनमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं वो डेफिनेटली अच्छी सैलरीज आपको देते हैं। समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो इंटर्नशिप्स भी ऑफर करती है, जरूरी नहीं साइकोलॉजी में ऑफर कर दी, डिफरेंट चीजों में कर दी इंटर्नशिप, उसमें भी इन्होंने अच्छी सैलरीज देते हैं। सो गवर्नमेंट ही है जो अच्छी है, यानी कि मैं कहूँगा जहाँ पे आपको कोई डिसेंट सैलरी मिल जाती है। अदरवाइज आपने एमएस में किया हो तो प्राइवेट में तो आपको 35,000 20,000 से स्टार्ट होती है तनख्वाह, विच इज अ वेरी बैड थिंग, कैन नॉट चेंज दैट। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछे जरूर। जीके के पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज का पोर्शन। आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ साइकोलॉजी हम कर लेते हैं बाकी छोड़ दें, क्योंकि किसी की भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती कि वो फुल मार्क्स लेंगे उसमें, जीके सब्जेक्ट के पोर्शन में। सो यू हैव टू प्रिपेयर जीके, ताकि आप जो सी कमी है सब्जेक्ट में वो पूरी कर सके थ्रू जीके, जनरल नॉलेज। इसमें इस्लामिक स्टडीज में तो इस्लामिक स्टडीज भी है। अच्छा, आप लोग बता दें कहाँ कहाँ से हम स्टार्ट करें। आई थिंक हमें इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए। इंग्लिश से मैं स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट जो उनसे हमारी क्लास होगी उसमें। वो मैं फिर देखता हूँ, जब आप लोगों का फर्स्ट टाइम वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर एग्जाम जो उनसे, अब आपको पता है, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, पिछले साल में ऐसा हुआ है कि पीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो शायद रिजाइन कर गए हैं, जो भी बात है। पीपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, वो पोस्ट एम्प्टी थे। तो पूरा साल कोई भी जॉब जो उनसी है वो नहीं आई है, ना जॉब आई है ना कोई टेस्ट। और अब जो उनसे नए दोबारा से चेयरमैन सिलेक्ट हुए हैं, और अब जुलाई से जो उनसे दोबारा से सारे पेपर स्टार्ट होंगे। इसलिए अब चंद दिन ही रह गए हैं जो हमने प्रिपरेशन करनी है वो करनी है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम स्टार्ट करें, वी शुड नॉट डिले इट। सर पीपीएससी के जॉब के लिए बीएस चाहिए होता है या एमएस करना जरूरी होता है? सिर्फ एक जॉब है जिसमें एमएस या एडीसीपी जरूरी है, और वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब। अदरवाइज अगर आप लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए कर रहे हैं, लेक्चरर साइकोलॉजी, सो बीएस इज एनफ, आपको जरूरी नहीं है एमएस करना। लेकिन अगर आप एमएस करते हैं तो आपके पास एमएस का थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है, यानी कि वो प्रेफर करेंगे फिर, जाहिर बात है, जिसके हायर एजुकेशन। बट अदर दैट नॉट नेसेसरी। बीएस जब आपने कर लिया लेक्चर साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट,
इसके लिए BS एनफ है। सिर्फ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है इसके लिए MS और ADCP होना जरूरी है। ठीक है। जी थैंक यू सर। इसके अलावा NTS की भी आती हैं जॉब्स। हाँ, मैं बता देता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि एज फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे भी आपको मिले जॉब, जहाँ पे भी जॉब आए उसमें जल्दी से अप्लाई कर दें। ऐसा मत करें कि किस जॉब पे मुझे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। तो कंपटीशन जैसे मैंने बताया बहुत टफ है, बहुत ज्यादा लोग हैं, सारे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हमारे मुल्क में। कंपटीशन हर जगह हर पोस्ट में काफी टफ हो। जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं उसमें जहाँ पे भी जॉब हो जाए फिर आप सेलेक्ट करें। लेट से अगर आपने इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया और तीनों में जॉब हो जाती है आपकी, फिर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं सर कौन सी बेस्ट जगह कहाँ मैं जाऊँ। फिर ये क्वेश्चन बनता है। बट अभी ये क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे आपने जहाँ पे भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करें। जहाँ पे भी जॉब मिलती है कर लें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में। और प्राइवेट में जॉब करने का फिर इतना फायदा नहीं है, इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये इट्स लिटरली यूजलेस। आई मीन आपको मिनिमम वेज मिल रही है जो कि एक मजदूर को मिलनी चाहिए। सो ज्यादती है इस तरीके से कि आप MS के बंदे को इतने कम आप सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आ, अच्छा सर मैं, अभी कोई जॉब आई हुई है? हाँ आई हुई है एक कॉर्पोरल की जॉब आई हुई है। आप अगर साइकोलॉजी की बात करिए, नहीं साइकोलॉजी की फिलहाल बल्कि रुकते हैं FPSC में ना मेरा ख्याल है। आ, यहाँ पे लिखी होती है एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, देख लेते हैं मैं इसमें है कि नहीं। लेक्चरर मेल किया है, कौन सी है इसमें सिर्फ केमिस्ट्री की आई है लेक्चरर मेल के लिए और फीमेल के लिए। अच्छा जिस तरह ये मैंने बताया ना लेक्चरर मेल की, आप देख लें इसमें सेकंड क्लास या ग्रेड C होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। मास्टर्स डिग्री का मतलब है BS लेवल। इससे ज्यादा एजुकेशन आपको जरूरत नहीं है लेक्चर की पोस्ट के लिए। ठीक है। अगर साइकोलॉजी की पोस्ट के लिए आती है लेक्चरर फीमेल, तो उसमें फिर आप लोगों को BS से ऊपर जरूरत नहीं है। BS आपने कर लिया, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल आप अप्लाई करें और आपकी जॉब हो जाती है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी नहीं आएगी कोई इधर। इसके बाद हम आ जाते हैं PPSC में, उसमें भी आई है जॉब्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये कॉर्पोरल की आई हुई है जॉब्स। अगर आप 25 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसमें आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर्स डिग्री की भी है और आपकी एज 18 to 25 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कॉर्पोरल की जॉब। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपने PS अभी तक किया होगा, या नहीं भी किया हुआ तो सर चले। ये जॉब किसकी है? ये कॉर्पोरल की जॉब है, कॉर्पोरल होती है उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। जो काउंटर टेररिज्म की फोर्स है ना उसमें आपकी जॉब होती है ये। इसको आपकी रैंक होता है कॉर्पोरल का, BS11 की ग्रेड है। इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर BS किया हो तो। ओके सर थैंक यू। फिर अभी के लिए ये जॉब्स हैं, लेकिन आती रहती हैं, यानी कि मेरा ख्याल है कि आप यंग होंगी, अभी BS किया होगा तो आती रहती हैं जॉब जब तक ओवर एज नहीं हुई जी भी सर तो। जी जी अभी सिर्फ BS की है। हाँ किया ना, तो फिर आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं अगर 25 एज नहीं है तो। जब तक ओवर एज नहीं होती आप ओके सर। देखती रहें इनकी वेबसाइट्स पे इनकी जॉब्स आती रहती हैं। और बल्कि मैं भी शेयर किया करूंगा ग्रुप्स में जब भी कोई जॉब आई तो आप लोग जरूर सर अप्लाई इनकी करें। वेबसाइट शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक वेबसाइट में। है। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, इसकी जो पेपर है ना उसकी तैयारी के लिए मैंने ये सारा जो है स्टार्ट किया सिलसिला, के प्रिपरेशन हम सारे मिलके करते हैं।
देखते हैं फिर क्या होता है, अल्लाह ताला मुझे। इसके लिए क्वेश्चन, थैंक यू सो मच मिस्टर कोसर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी इतनी इज्जत करते हैं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने लेट क्लास अटेंड किया है, क्या मेथड होगा प्रिपरेशन का? बेटा मैंने अभी बताया, लास्ट टाइम साइकोलॉजी की भी आई थी, सबकी सिलेक्शन हो जाती है, जिनकी जिनके पेपर्स हो चुके हैं ना, अब तक सिलेक्शन हो चुकी है। ठीक है, क्या नाम है? उमर मखफी। हाँ, प्रिपरेशन का सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको ये थी दो बताए हैं। एक इम्तियाज शायद की बुक आप लेंगे जो पास पेपर्स की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑनलाइन साइट्स है एमसीक्यूज के लिए, ये जो 3 साइट्स मैंने बताई ये आप करेंगे। इसके अलावा सिर्फ साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक और भी वेबसाइट मैंने आपको एक और ऐप बताई है, साइकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से, वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें, आप डाउनलोड करें, और 3 से 4 घंटे एक दिन लाजमी स्टडीज, और फिर अल्लाह ने चाहा तो आपकी जरूर हो सकती है जॉब, क्यों नहीं हो सकती? जिनकी जॉब्स होती है वो भी इंसान, बट वी नीड टू वर्क हार्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं उमर मखनी, समझ आ गई आपको? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम सेशन एंड करते हैं। अगर किसी ने मेरा सेशन ज्वाइन करना हुआ, फ्री की प्रिपरेशन है, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर ले। हम लोग आई थिंक इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, दैट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग काफ़ी वीक होते हैं मोस्टली, हमें इंग्लिश लाजमी दोबारा सीखनी पड़ती है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये वेबसाइट पर यहीं पे ना शेयर करो, बल्कि मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। कोई और क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें जल्दी से। सर क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे होंगी या वीकली, इसका बता दें सिनेरियो। अच्छा, जहां तक मेरा कंसर्न है ना, आई वांट इट टू बी डेली। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं सर हमें 1-2 दिन छोड़ के दे देंगे, एक हफ्ते में 2-3 क्लासेस इतनी करें, मेरे लिए तो ठीक होगा, मुझे तो इशू नहीं। आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ वी फ्रॉम इंग्लिश ऑन डेली बेसिस। इंग्लिश की हम डेली बेसिस कर लें, हाँ डेफिनेटली, क्यों ना। आई मीन जो ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी वही मैं बता रहा हूँ जिस तरह मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी, इसीलिए मैं पैसे नहीं ले रहा। इट्स नॉट लाइक कि मैं उस तरह प्रिपरेशन करवा रहा हूँ जिस तरह होता है ना, लेट्स से जो पैसे लेके करवा रहे होते हैं, इट विल नॉट बी लाइक दैट। मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ, बट इट विल बी ऑल फ्री, और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करना होगा आप कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ आप लोग खुद भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, खुद कुछ पढ़ाना चाह रहे थैंक यू सर। हैं, हाँ, दिस विल बी लाइक ग्रुप स्टडी ही, आप समझ लें इसको। उमर, अच्छा फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह इंग्लिश की क्लास। आप लोग मुझे टाइम बता दें, 4 बजे ठीक है या 4 बजे ठीक है? यस सर, 4 बजे ठीक है। हाँ, 4 से 5 तक, ठीक है। सर 5 से 6 पॉसिबल है? 5 से 6 मेरी असल में डीएसएम की क्लास है फिर। अच्छा ठीक है सर फिर। 4 से 5 ये हो जाएगी, 5 से 6 डीएसएम की हो जाएगी, और 6 से 7 फिर उसकी हो जाएगी बिहेवियरिज्म की, और उसके नेक्स्ट वीक से फिर साइकोएनालिसिस की भी ऐड करनी है क्लास में। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा विच विल बी जस्ट साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है ना उनकी प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से लेके जो भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स बताए हैं, पर्सनैलिटीज, मोटिवेशन, इमोशन, इंडस्ट्रियल, सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी, सारा कुछ। सर ये भी आप इसी ग्रुप में शेयर करेंगे जो आप साइको एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, या ये साइकोलॉजी से रिलेटेड? हाँ डेफिनेटली, ये जो फ्री फ्री साइको एनालिसिस वाला है ना, इसी में मैं सारा कुछ शेयर किया करूँगा, जो भी मेरी फ्री वर्कशॉप्स होंगी,
जो भी मेरे टॉपिक्स चल रहे होंगे वो सारा कुछ मैं इसमें शेयर किया। अगर आप मेरे दूसरे ग्रुप्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसका मैं लिंक शेयर कर दूँ। जी सर, जरूर आप शेयर कर दें। सर साइको एनालिसिस की क्लास भी फ्री होगी? वर्कशॉप फ्री है लेकिन कोर्स जो है वो पेड है। और कोर्स पेड क्यों है? क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क टू प्रिपेयर दैट कोर्स टू टीच। लेक्चर प्रिपेयर करना इतना ज्यादा टाइम लगता है, सिर्फ उसको 2-3 घंटे लगते हैं 15 मिनट के लेक्चर को प्रिपेयर करना। क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूँ